गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, मेनली फूड आइटम्स। अभी भी आज भी हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री, बट लेकिन इन द टेक्सटाइल मतलब इन द टेक्सटाइल फॉर्म में। ओके, सो जो पहले हम जो इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं पढ़ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑल्सो most important in India. There are 1866 cotton textile mills. Out of these, 82% mills are owned by private entrepreneurs, 10% mills are under government controls, and 8% mills are in cooperative sector. Okay, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि जो फैब्रिक्स बनाती हैं, ओके, एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है इंडिया में। एट प्रेजेंट 1866 मिल्स प्रेजेंट है, जिसमें से 82% मिल्स जो है वो प्राइवेटली ओन्ड है, 10% मिल्स अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल आती है, और 18% मिल एक जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो चला रही है। ओके, द फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा इन द ईयर 1818, बट इट वाज अ फेलियर। जो सबसे पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप की गई थी वो कोलकाता में की गई थी एट द टाइम ऑफ 1818, पर लेकिन वो किसी कारण की वजह से फेल हो गई थी। फर्स्ट मॉडर्न सक्सेसफुल मिल वाज सेट अप इन 1851 इन मुंबई बाय श्री नाना भाई डाबर। अब इसका सबसे पहली सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिल जो सेटअप की गई थी वो 1851 में मुंबई में की थी बाय श्री नाना भाई डाबर। ओके, सिंस द फर्स्ट कॉटन मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इट वाज नोन एज द कैपिटल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और इसी वजह से सिंस सबसे पहली इंडस्ट्री मुंबई में सेटअप की गई और वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो इसीलिए इसे कैपिटल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कहा जाता है मुंबई को। ओके, subsequently this industry was localized in Ahmedabad and therefore Ahmedabad was known as the Manchester of India। इसके बाद इंडस्ट्री अहमदाबाद में सेटअप की गई, वहाँ पर भी खूब चली और इसी वजह से मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है अहमदाबाद को। रीज़न इसलिए कि मैनचेस्टर इंग्लैंड की किसी जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसीलिए इसीलिए अहमदाबाद को भी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। The first modern textile mill was established in Calcutta in the year 1818, but it was after the independence, the production of cotton textile industries increased appreciably, whereas the production of cotton cloth was 421.5 crore meter in 1950 to 51, and it rose to 4,957.7 crore meter in 2005 to 2006। आप इन डाटा से ही आपको पता चल जाता है कि कैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली इंक्रीज होती गई। इन द ईयर 1950 टू 51, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, हम 421.5 करोड़ मीटर ऑफ कॉटन प्रोड्यूस कर रहे थे। बाय द टाइम 2005 से 2006 के बीच में हम अप्रॉक्सीमेटली 5000 करोड़ मीटर कॉटन प्रोड्यूस कर रहे थे। ओके, डिस्पोजल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। ओके, इसके साथ साथ जो कॉटन जो ग्रो होता है, जो जहाँ पर भी अगर कॉटन, जैसे महाराष्ट्र में कॉटन, जैसे महाराष्ट्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं या फिर गुजरात में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पे एडवांटेज क्या मिलता है, वहाँ पर कॉटन के फील्ड्स होते हैं, मतलब वहाँ पे कॉटन खेती होती है, तो इस वजह से वहाँ से सामान लाना मीन्स कॉटन जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है वहाँ से डायरेक्ट आप मिल में पहुँचा सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कम हो जाता है। ओके, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र गुजरात का जो क्लाइमेट है वो सूटेबल है कॉटन के लिए। आप अगर बंगाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक कारण ये है कि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, एज ए रिजल्ट वहाँ पे कॉटन के लिए सूटेबल क्लाइमेट नहीं मिलता है। वेयर एज महाराष्ट्र हो गया, सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर वो टेम्परेचर एज वेल एज वहाँ की सॉइल जिसको सॉइल होती है वो ब्लैक कलर की यूज़ की जाती है, ब्लैक सॉइल होती है, उस वहाँ पर कॉटन इजीली ग्रो हो पाता है। तो इन पार्ट्स में ब्लैक सॉइल है, इस वजह से भी ये हेल्पफुल होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए। ओके, सो इस वजह से हमारी जो एमपी की सॉइल है इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, जस्ट बिकॉज इट इज सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन। इसके साथ साथ इन एंशिएंट टाइम्स पोर्ट्स से वो होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था, तो ऑब्वियसली होते हैं अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया। अब अगर बंगाल की हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा तो ये सब समुद्र के किनारे बसी हुई, ताकि
इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना आसान। ओके, तो सबसे पहले जो मेजर स्टेट्स हैं वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु। इन जगहों पर सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो किया जाता है। ओके, तो महाराष्ट्र के बारे में पढ़ते हैं। इन द सेक्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट इन इंडिया। Here there are 119 mills out of 101 units, means 101 units are such where both spinning and weaving is done। अगर महाराष्ट्र की हम बात करें तो इंडिया में फर्स्ट रैंक आती है इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ओके, जिसमें से 119 मिल्स एट प्रेजेंट काम करें, जिसमें से 101 यूनिट्स मिल ऐसी हैं जहाँ पे स्पिनिंग यानी कि कॉटन से यार्न बनाना, यार्न से थ्रेड बनाना और स्पिनिंग के साथ साथ वीविंग यानी कि कपड़े बुनना, यहाँ इतना काम उसी एक मिल में हो जाता है। रिमेनिंग 18 मिल्स आर इंगेज्ड इन स्पिनिंग, और सिर्फ 18 ऐसी मिल है जहाँ पे कॉटन से यार्न और यार्न से थ्रेड ही बनाया जाता है। मुंबई इज द मेन इंडस्ट्रियल सेंटर, देयर आर 54 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। और अगर इकलौती मुंबई की बात करें तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 54 कॉटन मिल्स एग्जिस्ट करती हैं। अदर सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर सोलापुर, पुणे, नागपुर, वारदा, अमरोती, अकोला, औरंगाबाद एक्सेट्रा। इनके अलावा भी ये जो मैंने अभी जगहों के नाम लिए, यहाँ पर भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड है महाराष्ट्र में। इसके बाद हम आएंगे गुजरात के बारे में। ओके, गुजरात इज द second biggest center. There are 118 mills, out of which 24 are spinning and weaving mills and 24 are only स्पिनिंग मिल्स। आपकी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, जिसमें कि 118 मिल्स जो हैं गुजरात में सेटअप है। ओके, जिसमें से 24 जो मिल्स है वो सिर्फ स्पिनिंग का काम करती है, बाकी रेस्ट जो काम करती है दोनों स्पिनिंग और वीविंग दोनों का काम करती है। इसमें अहमदाबाद, एज यू नो, which is known as Manchester of India, अहमदाबाद one of the leading cotton textile industries है गुजरात में। ओके, as well as not in the Gujarat as well as in the whole country। वहाँ पर 69 कॉटन मिल्स है। अगर मुंबई की बात करें तो वहाँ पर 54 है, पर लेकिन गुजरात की बात करें तो 69 कॉटन मिल्स है। ओके, अहमदाबाद में। अदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर्स आर वडोदरा, भरूच, सूरत, भावनगर, राजकोट। ओके, इनके अलावा जिन जगहों पर राजकोट है, भरूच है, वडोदरा है, सूरत है, भावनगर है, यहाँ पर भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश्ड है। ओके, फिर आता है तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की इट्स रैंक थर्ड इन स्टेट वेयर जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस होता है। हियर देयर आर 439 स्मॉल यूनिट्स एज कम्पेयर टू गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे बड़े बड़े यूनिट्स है, बट लेकिन तमिलनाडु में 439 स्मॉल यूनिट्स हैं। मोस्ट ऑफ द मिल्स डू ओनली स्पिनिंग, यहाँ पे सिर्फ कॉटन से यार्न और यार्न से सिर्फ थ्रेड बनाया जाता है, स्पिनिंग तक ही लिमिटेड है। ओके, द क्रेडिट ऑफ सेटिंग अप दिस इंडस्ट्री इन द स्टेट गोज टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। और अगर इस स्टेट में अगर कॉटन मिल का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका सबसे ज़्यादा जाता है क्रेडिट इलेक्ट्रिसिटी पे, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस किया, जिससे कि इस इंडस्ट्री को सेटअप होने में मदद मिली। यहाँ का जो मेन सेंटर है कोयम्बटूर है, जो सेंटर है। ओके, इस वजह से इसको मैनचेस्टर साउथ के नाम से भी जाना जाता है। इन तमिलनाडु इन सदर्न पार्ट इसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ के नाम से जाना जाता है, कोयम्बटूर को। इसके साथ साथ मदुरई, चेन्नई, सलेम, तिरुनेलवेली, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री सेटअप है। ये अभी तक हमने अपने 3 मेजर स्टेट्स के बारे में पढ़ा। इनके अलावा भी और भी अदर जगह हैं जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, लाइक बंगाल में हावड़ा है, श्रीरामपुर है वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा कानपुर में भी एक कॉटन टेक्सटाइल बिगेस्ट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है उत्तर प्रदेश का। ओके, इसको मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन द नॉर्थ सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं होता है। ओके, अदर सेंटर्स आर वाराणसी, आगरा, हाथरस, मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ एक्सेट्रा। ओके, मध्य प्रदेश में भी कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें कि ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सतना, जबलपुर, भोपाल, रतलाम, देवास इन जगहों पर अवेलेबल है। ओके, जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप है। ओके, इनफैक्ट आई थिंक अगर आप ग्वालियर साइड जाओगे या फिर आप उज्जैन से मंदसौर साइड जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कॉटन के खेत दिखेंगे। ओके, इन कर्नाटका मैसूर, बैंगलोर, बेलूरी एंड चित्रदुर्ग। तेलंगाना में
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन जगहों पर भी कॉटन इंडस्ट्रियल मिल सेटअप हैं। केरला में कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, आनंदपुर इन जगहों में अवेलेबल है। राजस्थान में जयपुर, किशनगढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, ये सारे मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया है जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप है। पेज नंबर 57 पे आपको पूरा एक मैप दे रखा जहाँ पर अलग अलग इनके नोटेशन से, लाइक आयरन को ब्लैक कलर के स्क्वायर से डिनोट किया गया है, हैवी मशीन्स को एक सर्कल से, ओके, एयरक्राफ्ट, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर्स। तो ये मैप आपको स्टडी करना है, ओके। तो इसमें आपको इजीली आपको पता चल जाएगा कौन कौन से पार्ट्स ऑफ द इंडिया आर मेजरली इन इंडस्ट्रीज, ओके। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि ऐसी इंडस्ट्री जो में मिनरल्स से फॉर्म होती हो, जैसे कि ऑयल हो गया, है ना, पेट्रोलियम ऑयल हो गया, आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गई, मैग्नीज हो गई। सो देयर आर वेरियस मिनरल्स जो कि इंडिया में अवेलेबल है। उसी में से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आती हैं आपकी। इसके साथ साथ जो मेन जो आयरन एंड स्टील है, उसके साथ साथ माइका हो गया, कॉपर प्रोडक्शन हो गया। सो देयर आर वेरियस इंडस्ट्रीज, जिसमें आपकी बुक में सिर्फ आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ना है, ओके। मिनरल इंडस्ट्री में आयरन स्टील इंडस्ट्री आती है, सीमेंट, मेटल एक्सेट्रा आते हैं, आपके ऑयल प्रोडक्शन का भी आता है। ऑयल का हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ओके, मतलब लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, ओके। तो इसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन माना जाता है पूरे भी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। किसी भी कंट्री का अगर इंडस्ट्री को सेटअप करना है तो उसमें आयरन सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि जितनी भी मशीनरीज होती हैं वो आयरन से ही बनती है। इस वजह से इसको बैकबोन बोला जाता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री को। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी वर्ल्ड की किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करना है या फिर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है, क्योंकि राइट फ्रॉम द नीडल, एक सुई से लेके बड़ी से बड़ी मशीन जो है वो आयरन से ही बनती है, और आयरन की मशीन से, यानी कि लोहे की मशीन से ही ये सारी चीज़ें बनती है। सो नीडल्स हो गए, नेल्स हो गए, पिन्स हो गए, कार हो गए, मशीन्स हो गए, सब कुछ कौन मैन्युफैक्चर कर सकता है, कौन इसमें जो चीज़ है जो इसमें इन्वॉल्व रहती है वो होती है आयरन एंड स्टील। cannot possibly manufacture with the iron and steel. It is therefore the most important industry for the nation's economic development. और इसी वजह से एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि वन ऑफ द मेजर पार्ट हो गई किसी भी नेशन को अगर डेवलप होना इकोनॉमिकली, तो वहाँ पर अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो वो प्रोग्रेस करता जाएगा। Olden times this industry was in the form of small scale industry. 15-year-old iron pillar in Mehruli near Qutub Minar, Delhi is a proof of एंटीक्विटी ऑफ दिस इंडस्ट्री। इसी में एक एग्जांपल देगा हमारा ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन के बारे में, जहाँ पर 1500 साल पहले एक आयरन पिलर मेहरौली में, कुतुब मीनार दिल्ली में, जो कि ऐसा आयरन पिलर है जिसमें आज तक जंग नहीं लगी हो, है ना। वो वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन से गुजरता है, लेकिन उसमें आज तक जंग नहीं लगी। जिसका मतलब ये समझ लीजिए कि इंडिया में कितना हाई क्वालिटी ऑफ आयरन प्रोड्यूस होता था, और उस समय के इंजीनियर्स ऐसे थे कि उन्होंने ऐसा आयरन डेवलप किया था जो कि किसी भी मौसम, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को झेलने के बाद भी उसमें किसी टाइप का रस्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब इतनी फाइन क्वालिटी ऑफ आयरन प्रोड्यूस होती थी, ओके। द फर्स्ट मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट वाज सेट अप इन अ प्लेस प्रोटनोवो इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इंडिया इन द ईयर 1830। सबसे पहला मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट डेवलप किया गया था तमिलनाडु में 1830 में। द फर्स्ट लार्ज स्केल प्लांट ऑफ आयरन एंड स्टील वाज सेट अप साक्षी इन अ प्लेस झारखंड स्टेट इन द ईयर 1907 जमशेदजी टाटा, ओके। इसके बाद झारखंड में सेटअप की गई, ओके। झारखंड में सेटअप करने का रीज़न ये था कि वहाँ पर बहुत बढ़िया बेल्ट मिल गया था आयरन ओर्स का। उसके साथ साथ वहाँ पे जो रिवर्स थी, पानी जो रिक्वायरमेंट होता वही पास में था, तो झारखंड में सेटअप की गई थी बाय जमशेदजी टाटा में 1907 में। दिस प्लेस इज नाउ नोन एज जमशेदपुर, ओके। आफ्टर independence, the government through its 5-year plan made gradual effort for speedy development of this industry. और after the independence जब 5 साल की प्लान बनाएंगे फॉर द डेवलपमेंट, ओके। कि फर्स्ट 5-year प्लान्स में हम किस पर ध्यान देंगे, एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे, या फिर जो रेफ्यूजीज हमारे इंडिया में पाकिस्तान से आए उनको बिल्डअप करने के लिए। तो ऐसे 5 सालों के प्लान बनाए थे। तो इसमें जो 5-year प्लान जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बने तो उसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को भी रखा गया था फॉर द डेवलपमेंट,
ताकि आयरन स्टील डेवलप हो, ताकि इंडिया की इकोनॉमी में भी बूस्ट आए. ओके, दिस इंडस्ट्री डेवलप्ड बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. ओके, ये इंडस्ट्री दोनों में डेवलप है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर. मैंने आपको क्लास 9 में समझाया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर मीन्स इंडिविजुअली ओन होता है, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको गवर्नमेंट ही चलाती है. लाइक भेल हो गया, सेल हो गया, ये सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं. ओके, to ensure coordination in the industry, the government of India set up the Steel Authority of India. Okay, Steel Authority of India, SAIL, which is the largest industrial institution in the world. पूरे वर्ल्ड का इंस्टीट्यूशनली हम बात करें तो लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशन माना जाता है सेल को. ओके, द इंस्टीट्यूशन डज नॉट वर्क द प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सेक्टर प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इन द कंट्री. इंस्टीट्यूशन का इस सेल का काम क्या है, ताकि इसका नज़र रखता है कि कैसे आयरन स्टील को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके और कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन बने इंडस्ट्री, ताकि वेरियस इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सके. ओके, अभी आज के लिए आपके लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, और प्रोडक्शन ऑफ आयरन स्टील कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगहों पे होता है, मेजर जो हमारी स्टील प्लांट है या आयरन प्लांट है, इनके बारे में जानेंगे. ओके, आज के लिए इतना ही.